हेलो फ्रेंड्स, मैं आज क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड सॉल्व करके दिखाऊंगी। ये क्वेश्चन 4 का और एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 5 ऑनवर्ड्स कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे। तो क्वेश्चन 4 में दिया गया है कि राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यूजिंग लिटरल्स, नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। लिटरल्स मीनिंग जो लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सारे, नंबर्स मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस डिवाइड इनटू, ये सिंबल्स। तो ये सारे यूज़ करके हमें ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इन सबको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 4 टाइम्स इट्स साइड। तो हम लोग पेरीमीटर को P लेते हैं और ईच साइड को A लेते हैं। तो पेरीमीटर हमारा हो जाएगा 4 टाइम्स इट्स साइड, मतलब 4 इंटू साइड हमारा A है। तो हम लोग P इक्वल टू 4 इंटू A लिख सकते हैं और P इक्वल टू 4A भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ट्वाइस ऑफ x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/3 ऑफ y। तो ट्वाइस ऑफ x मतलब 2 इंटू एक्स और 2 इंटू एक्स, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा 2x आता है। तो ट्वाइस ऑफ x मतलब 2x और 1/3 ऑफ y मतलब 1/3y। तो यहाँ देखिए फ्रॉम है, तो जैसे मैं पहले सिखाई थी, फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर है उसको पहले हम लोग लिखते हैं और फ्रॉम के पहले जो नंबर होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो फ्रॉम के बाद वाला नंबर हमारा 1/3y है, फिर माइनस का साइन देंगे और फ्रॉम के पहले 2x है तो माइनस साइन देने के बाद 2x लिखेंगे। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स एट ₹x ईच एंड 4 चेयर्स एट ₹y ईच। तो कॉस्ट ऑफ 1 टेबल हमारा ₹x है, तो कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स हमारा ₹x इंटू 3 है। जैसे मैं पहले सिखाई थी, जो 1 टेबल का कॉस्ट होता है उसके साथ हमें नंबर ऑफ टेबल्स जो है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग ₹x इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ₹3x हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ 1 चेयर हमारा ₹y है, तो कॉस्ट ऑफ 4 चेयर्स हमारा ₹y इंटू 4 है। जो 1 चेयर का कॉस्ट है उससे पहले लिखेंगे, फिर उसके साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ₹4y हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स एंड 4 चेयर्स इक्वल टू ₹3x प्लस ₹4y इक्वल टू ₹3x प्लस 4y। यहाँ देखिए इक्वल टू ₹3x प्लस 4y ऐसे। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ 1 बुक इफ़ द कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स इज ₹x। तो इसमें हम लोग यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स अगर ₹x है तो कॉस्ट ऑफ 1 बुक हमारा ₹x/10 होगा। कि यूनिटरी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका प्रोडक्ट फॉर्म हमें लिखना है, तो ये हो जाएगा हमारा -3 इंटू पी क्यूब है, यानी p को 3 बार हमें मल्टीप्लाई करना है। फिर q स्क्वायर है तो q को 2 बार मल्टीप्लाई करना है और r एक ही बार है। तो इसका प्रोडक्ट फॉर्म ये है। फिर नेक्स्ट है -y टू द पावर 27। तो हम लोग 27 टाइम्स -y अगर लिखेंगे तो बहुत क्लमसी दिखेगा, तो हम लोग ऐसे -y इंटू -y इंटू -y ऐसे करके फिर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल देंगे, फिर डॉट 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 लगाएंगे, फिर उसको
27 टाइम्स लिखेंगे ऐसे। नेक्स्ट है राइट ए स्टेटमेंट टू रिप्रेजेंट ए कांस्टेंट। तो कांस्टेंट यानी जो कभी भी चेंज नहीं होता, तो हमें कोई स्टेटमेंट लिखना है जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ डेज इन ए वीक लिख सकते हैं, या नंबर ऑफ डेज इन जनवरी या मार्च या अप्रैल या मई या जून या जुलाई, अगस्त, सितंबर या अक्टूबर या नवंबर या दिसंबर, क्योंकि नंबर ऑफ डेज इन सारे मंथ में कभी चेंज नहीं होते। लेकिन फरवरी में जो है वो नंबर ऑफ डेज चेंज होते हैं। जैसे लीप ईयर अगर होता है तो फरवरी में 29 डेज होते हैं, अगर लीप ईयर नहीं होता है तो फरवरी में 28 डेज होते हैं। तो फरवरी को छोड़ के आप किसी भी मंथ को मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ये मैं सारे ऑप्शंस दिखाई हूँ, तो इनमें से किसी एक ही मंथ को आप लिखिए। ऐसे मैं जैसे ऑप्शंस दिखाई हूँ जनवरी और मार्च और अप्रैल, ऐसे मत लिखिए, बस एक ही मंथ को लिखिए। जैसे नंबर ऑफ डेज इन जनवरी या नंबर ऑफ डेज इन अगस्त या नंबर ऑफ डेज इन सितंबर, ओनली वन। अदरवाइज नंबर ऑफ डेज इन ए वीक लिखिए। नेक्स्ट है राइट ए स्टेटमेंट टू रिप्रेजेंट ए वेरिएबल। तो वेरिएबल में, वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू हमेशा वैरी करता है। तो आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ डेज इन फरवरी, जैसे मैं एक्सप्लेन की लीप ईयर में 29 डेज फरवरी के होते हैं, और जब लीप ईयर नहीं होता है 28 डेज होते हैं। सिमिलरली नंबर ऑफ डेज इन ईयर, जैसे जिस ईयर में लीप ईयर आता है उसमें 366 डेज होते हैं, और जिस ईयर में लीप ईयर नहीं होता है उसमें 365 डेज होते हैं। क्यों 366 डेज होते हैं? बिकॉज फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, 28 से 29 डेज हो जाते हैं, इसलिए नंबर ऑफ डेज इन ईयर 365 से 366 हो जाते हैं। जैसे फरवरी में देखिए, अगर नॉर्मल ईयर है तो 28 डेज होता है, अगर लीप ईयर है तो 29 डेज होता है। इसको आपको याद रखना है। सिमिलरली अगर ईयर में नॉर्मल रहेगा तो ये 365 डेज होगा, अगर लीप ईयर होगा तो 366 डेज होगा, क्योंकि फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ 2/3x होल क्यूब, और ये 2/3x क्यूब है, आर दे सेम। तो इसका अभी लिखेंगे 2/3x होल क्यूब मतलब 2/3x इंटू 2/3x इंटू 2/3x। 3 बार मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ब्रैकेट में ये नंबर है, इसको 3 बार हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 3 है। अभी इस केस में देखें, ये हो जाएगा हमारा 2/3, और x के साथ ओनली क्यूब है, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, इसलिए x को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट पूछा गया है आर दे सेम, तो लिखेंगे नो बोथ आर नॉट सेम। नेक्स्ट है राइट वन एग्जाम्पल ईच फॉर ए मोनोमियल एक्सप्रेशन। तो मोनोमियल मतलब इसमें एक ही टर्म होता है, तो आप ऐसे 4a लिख दीजिए और 3b लिख दीजिए और 5c लिख दीजिए, ये सारे ऑप्शंस है। तो किसी भी टर्म को आप लिख दीजिए, एक ही टर्म को लिखना है। तो ट्राइनोमियल दिया गया है, तो इसमें आप ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स होते हैं, आप लिखिए 2a प्लस 3b प्लस 4c, ये सबसे इजी है लिखना। ऐसे लिखिए, या अपने मन से किसी भी 3 टर्म को कुछ भी साइन दे के लिखिए।
अभी क्वाड्रिनोमियल है, क्वाड्रिनोमियल एक्सप्रेशन। तो क्वाड्रिनोमियल मतलब उसमें 4 टर्म्स होते हैं। तो जैसे मैं प्रीवियसली दिखाई थी 2a + 3b + 4c + 4 के बाद 5 लिख लीजिए और d लिख लीजिए, सबसे इजी है। बाइनोमियल मतलब इसमें 2 टर्म्स होते हैं, तो आप 2a + 3b लिख दीजिए। तो ये जो मैं इनिशियल एग्जाम्पल दिखाई, इसी से ही डिराइव करके मैं बाकी क्वाड्रिनोमियल और बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिखी हूँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेपरेट द टर्म्स ऑफ, ये दिया गया है। तो इसके टर्म्स जब सेपरेट करेंगे तो ये 3p³ - 2p²। जब आप लोग टर्म सेपरेट करते हैं तो साइन के साथ ही लिखिए, फिर p फिर -6, ऐसे होगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एनसर्कल द लाइक टर्म्स। तो यहाँ देखिए a² bc है, तो कहाँ कहाँ पर a² bc है हम लोग सर्च करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ a² है और cb है। तो a² bc मतलब ये देखिए a² bc, इसका मीनिंग है a² × b × c। तो ये 3 जो टर्म्स हैं, ये 3 जो लिटरल्स हैं रैदर, तो इसको आप किसी भी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करने से आंसर चेंज नहीं होता। तो ये a² bc है, अगर इसको cb a² होगा या bc a² होगा, फिर भी ये एक्सप्रेशन सेम ही रहेगा। तो a² bc है, यहाँ देखिए cb a², तो ये सेम है, ये सेम है। फिर यहाँ bc a², ये भी सेम है। यहाँ -a² bc, ये भी सेम है, क्योंकि सब में ये सारे टर्म्स हैं, ये सारे लिटरल्स जो हैं ये हैं। देन यहाँ पर भी देखिए ये -b a² c, ये भी है। लेकिन ये तीनों में देखिए यहाँ पे b² है, तो ये नहीं है। यहाँ b² है और c² भी है, तो ये भी नहीं है। यहाँ c² है, a और b है, तो ये तीनों नहीं है। बस ये जो है 5, ये सारे लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि इनमें जो पावर्स हैं a के पावर्स, b और c के पावर सब में सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन whose terms are -2a 3b और -5 is, तो ये हो जाएगा -2a, ये 3b मतलब ये +3b है, तो -2a + 3b -5 हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इन, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इन -3/2 x² yz इज। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट मतलब जो नंबर्स इस एक्सप्रेशन में है, तो यहाँ देखिए -3/2 ओनली नंबर है, तो इसका आंसर -3/2 होगा। द कोएफिशिएंट ऑफ y इन 2.5 x² y इज। तो कोएफिशिएंट ऑफ y फाइंड आउट करने के लिए हम लोग y को हाइड कर लेंगे, जो भी बचता है वो उसका कोएफिशिएंट है, तो इसका आंसर होगा 2.5 x²। द कोएफिशिएंट ऑफ p इन -p, तो जैसे मैं पहले भी समझाई थी, -p मतलब -1 × p है। तो इसका कोएफिशिएंट मतलब अब p को हाइड कर दीजिए, जो भी बचता है वो उसका कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट -1 है, p को हाइड करने से -1 बचता है। इज 2x - 3y - x ए बाइनोमियल और ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। तो इसको देखिए, यहाँ पे x है और यहाँ पर भी x है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 1x - 3y = 2 - 1 मतलब
1x माइनस 3y। तो 1x तो हम लोग नहीं लिखते, तो x माइनस 3y ही होगा। तो ये ऐसे दिखने से लगता है कि ये एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है, वेरेज ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। तो इसका आंसर होगा इट इज़ ए बाइनोमियल एक्सप्रेशन। The exponential form of minus p multiplied 17 times is minus p to the power 17, क्योंकि minus p 17 times multiply हुआ है। Sum of minus 7x, 8x, x and minus 9x, इसको ऐसे लिखते हैं। तो इसको देखिए प्लस माइनस 9x, क्योंकि ये सब चीज़ का सम करने के लिए बोला गया है। ये ब्रैकेट में रहेगा इक्वल टू माइनस 7x प्लस 8x प्लस x प्लस माइनस मतलब माइनस, तो माइनस 9x इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखिए माइनस 7x, यहाँ 8x प्लस x जो है यानी प्लस 8 प्लस 1x माइनस 9x इक्वल टू माइनस 7x प्लस 8 प्लस 1 9x माइनस 9x। अभी देखिए ये दोनों में सेम नंबर है लेकिन विथ ऑपोजिट साइन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 7x इसका आंसर होगा। यहाँ क्योंकि ये माइनस 9x है और ये प्लस 9x है, इसलिए मैं इसको ऐसे सॉल्व की हूँ, तो इसका आंसर होगा माइनस 7x। अब ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो और एक प्रोसेस भी देखिए। यहाँ देखिए अगर हम लोग सब जो नंबर्स है उसको लेके अगर सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में हमारा माइनस 7 प्लस 8 प्लस x मतलब ये 1x है प्लस 1x, तो प्लस 1 माइनस 9 रहेगा। तो ये माइनस 7 प्लस 8 प्लस 1 9 माइनस 9x इक्वल टू, अभी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये माइनस 7x बचेगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, तो जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है उस हिसाब से आप लोग कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ वी सब्ट्रैक्ट माइनस 9y फ्रॉम माइनस 2y। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम दिया गया है, तो फ्रॉम के बाद वाले नंबर को हम लोग पहले लिखेंगे माइनस 2y माइनस माइनस 9y इक्वल टू माइनस 2y माइनस और माइनस प्लस प्लस 9y इक्वल टू माइनस 2 प्लस 9, ब्रैकेट के बाहर y रहेगा इक्वल टू, अभी देखिए दोनों के साइंस ऑपोजिट है इसलिए 9 माइनस 2 करेंगे 7, 9 ग्रेटर देन 2 और 9 के सामने प्लस का साइन है, तो ये प्लस 7y होगा या 7y ऐसे, क्योंकि जनरली हम लोग प्लस के साइन को नहीं लिखते, तो इसका आंसर होगा 7y। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट a माइनस 4b प्लस 2 इफ़ a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 1। तो इसका आंसर देखिए, ये वैल्यूज़ पुट करके हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। a हमारा 2 है माइनस 4, b का वैल्यू 1 है प्लस 2 इक्वल टू 2 माइनस 4 इंटू 1 4 प्लस 2 इक्वल टू, ये देखिए 2 के सामने कुछ साइन नहीं है मतलब प्लस का साइन है, तो प्लस 2 और प्लस 2 मतलब प्लस 4 माइनस 4 ऐसे हो जाएगा। तो ये प्लस 2 को ऐड करने से प्लस 4 होता है, फिर माइनस 4 को उसके बाद लिखेंगे, तो प्लस 4 माइनस 4, तो सेम नंबर विद अपोजिट साइन, तो इसका आंसर 0 होता है। तो इसको सॉल्व करने से आंसर 0 होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन 13 तक ख़त्म होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 14 और 15 और हॉर्स के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी।